मनोमय कोश में अकेला मन नहीं वरन बुद्धि और चित्त और मन तीनों का ही संगम है। मनोमय कोश किसके ऊपर काम करने का है? मनोमय कोश के अंतर्गत हमें अपने मन के ऊपर, अपनी बुद्धि, माइंड के ऊपर, और चित्त जो कि बहुत ही गहरे रूप में या लंबे समय तक आ रहे पैटर्न्स के रूप में जिसकी एग्जिस्टेंस बनी हुई है सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको चित्त कहा जाता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मनोमय कोश कहा गया है। अंतःकरण में इसके अतिरिक्त एक चौथा घटक अहंकार भी होता है। यह विज्ञानमय कोश का भाग गिना जाता है। यह अहंकार का अर्थ घमंड नहीं वरन स्वानुभूति है, जिसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। तो कुछ अंश तक मनोमय कोश का अंश अहंकार भी है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार का बहुत बड़ा पार्ट विज्ञानमय कोश के साथ भी अटैच्ड है। अहंकार मतलब अहम का आकार, स्वयं के आकार की जानकारी, हमारे कॉन्शियसनेस को किस लेवल पर है, हम किस लेवल पर अपने आप की जानकारी को लेकर चलते हैं, इसको अहंकार कहा जाता है। स्वयं का किस प्रकार की आकृति है ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किस लेवल पर हम अपने आप को समझते हैं, ये अहंकार कहलाता है। गुरुदेव बता रहे हैं, मन कल्पना करता है, बुद्धि विवेचना करती है और निर्णय पर पहुंचती है। चित्त में अभ्यास के आधार पर वे आदतें बनती चली जाती हैं, जिसे संस्कार कहा जाता है। इन तीनों का मिला जुला स्वरूप मनोमय कोश है। मन ने कुछ सोचा, मन ने कुछ कल्पना की, बुद्धि ने उसके सही गलत का निर्णय लिया, या ये कर लीजिए उसने एनालिसिस किया कि इस कल्पना को, इसको आकार कैसे दिया जाए, एनालिसिस किया और कुछ निर्णय लिया। और चित्त में जिस तरह के अभ्यास है उसके आधार पर उस तरह की चीज़ डेवलप होती चली जाती है, उस तरह की आदतें बनती चली जाती हैं, और ये गहरी आदतें ही आगे चलकर संस्कार कहलाती हैं। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप ही मनोमय कोश है। सामान्यतः मस्तिष्कीय संस्थान की चेतन अचेतन प्रवृत्तियों में के समन्वय को मनोमय कोश कहा जाता है। चेतना का यह सारा परिकर शिर की खोपड़ी के सुरक्षित दुर्ग में सृष्टा ने बहुत ही समझ बूझ करके के साथ संभाल कर रखा है। ब्रेन के साथ ही इन सब चीज़ों की एग्जिस्टेंस मानी जाती है। चित्त भी वही है, बुद्धि भी वही मानी जाती है, अहंकार की भी स्थिति वही मानी जाती है, मन की भी स्थिति वही है। तो इस तरह से जो ये फिजिकल लेवल पर हम ब्रेन की एग्जिस्टेंस जैसे देखते हैं, उसी में ही स्थित ये सारी चीज़ें हैं। मेमोरी के रूप में, पैटर्न्स के रूप में, चित्त के रूप में, संस्कार के रूप में, ये सारी चीज़ें वहीं मिलती हैं। इसका प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र माना गया है। इसे दोनों आईब्रोज के मध्य का भाग माना गया है। आज्ञा चक्र का जो संबंध है मनोमय कोश के साथ है। विचार करने की शक्ति जो है, उसका जब हम उसको एलिवेट करने का प्रयास करते हैं, उसको जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो कहा जाता है आप आज्ञा चक्र का ध्यान करो, क्योंकि उससे उसका जो सीधा संबंध है ब्रेन के साथ है। ब्रेन के साथ, हमारे चित्त के साथ, हमारे अहंकार के साथ, हमारे माइंडसेट के साथ, हमारी मनोवृत्ति, ये सारी चीज़ें इसी चक्र के साथ बहुत गहरे से संबंधित हैं। आज्ञा चक्र के साथ हम सभी जानते हैं, शंकर जी के चित्रों में तीसरा नेत्र दिखाया गया है। कथा है कि उन्हें काम विकार ने उन्हें पथ भ्रष्ट करने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उस विकार को जलाकर ही भस्म कर दिया। चाहे उस विकार को कामदेव कहा गया या किसी भी रूप से ये चीज़ समझाई गई कि विवेक का जागरण तीसरा नेत्र का खुल जाना है। मतलब ये आज्ञा चक्र की ओर ही इंगित किया जा रहा है, जहाँ पर एक इनलाइटन जो है सोचने और समझने की शक्ति बीज रूप में बैठी होती है, और वो जब जागृत होती है तो व्यक्ति का सोचना, व्यक्ति का समझना, किसी चीज़ को कैसे लेना है, किसी चीज़ के साथ कैसे डील करना है, ये सारी इंटेलिजेंस जो है वो जागृत हो जाती है, ये समझ जागृत हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाती है। तो समझ के साथ आज्ञा चक्र का बहुत गहरा संबंध है। गुरुदेव कह रहे हैं कि
भावार्थ यह है कि अदूरदर्शिता के कारण जो बातें बड़ी आकर्षक, लुभावनी लगती है, वही विवेकशीलता की कसौटी पर कसने से विषतुल्य हानिकारक लग सकती है। जब किसी बात की, वस्तु की हानि स्पष्ट हो जाए तो उसके प्रति घृणा का उभरना और परित्याग करना स्वाभाविक है ना। सही गलत की अंडरस्टैंडिंग का जागरण हो जाना। एक बार में एक चीज़ समझ में आ जाए कि समय को वेस्ट करना बहुत बड़ी हम लोग गलती करते हैं। इस बात की अंडरस्टैंडिंग कितनी स्पष्ट है, कितनी क्लैरिटी है हमारे माइंड में, और वो क्लैरिटी जितनी जितनी बढ़ती चली जाएगी, हम अपने टाइम को लेकर उतने डिसिप्लिन होते चले जाएंगे। जिस भी स्तर पर हम थोड़ा सा भी मेंटल लेवल पर हम फोकस करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस ओर हमारा जो प्रयास है, उस ओर जो हमारी समझ है, वो पहले से कई गुना जागृत हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो ये क्या है कि क्लैरिटी आनी। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं समझ का खेल ही है जो पूरे जीवन में इंसान को नचाता रह जाता है। मन को कोई बात गहरी समझ में आ जानी और फिर देखना कि किस तरह से जीवन में उस परिवर्तन से अन्य चीज़ें कैसे प्रभावित होती चली जाती हैं। मन में कोई चीज़ अगर सुलझ जाती है, कोई भी एक एस्पेक्ट भी सुलझ जाए, समझ जाइए कि हेल्थ को लेकर कोई चीज़ है जो हमें बहुत क्लियर हो जाए, तो क्या होगा उसके साथ? सारी गुत्थियाँ खुलती चली जाएंगी, सारी उलझनें सुलझती चली जाएंगी। कोई भी एक गांठ खोलने का प्रयास करना मनोमय कोश की साधना है। मनोमय कोश की साधना वास्तविक लेवल पर देखा जाए तो पैटर्न्स को हम ब्रेक करने का प्रयास कर रहे हैं। थॉट के लेवल पर, समझ के लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हम क्लैरिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये क्लैरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, हम देखेंगे कि दूसरे एस्पेक्ट्स भी हमारे जीवन के सुलझते चले जा रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम खाने पीने को ही लेकर सावधान हो जाएं और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हाँ, ये खाना मेरे लिए हानिकारक है, इसकी फलाना फलाना हानि है, इससे मैं वीक हो जाती हूँ, या इससे मेरा जो एनर्जी लेवल है वो गिर जाता है, मेरा एनर्जी लेवल स्लो डाउन हो जाता है। तो उस लेवल पर जैसे अंडरस्टैंडिंग डीप होती चली जाएगी, स्वभावतः ऑटोमेटिकली, एफर्टलेसली हम उस लेवल पर डिसिप्लिन होते चले जाएंगे। जो खाना मेरे लिए अच्छा है वो मेरे रूटीन का पार्ट हो जाएगा, जो पीना मेरे लिए अच्छा है वो मेरे रूटीन का पार्ट हो जाएगा। और उससे जैसे ही हम अटैच होंगे और सोर जिस तरह से हमारा फोकस बढ़ेगा, हम देखेंगे हम समय को लेकर भी बहुत ही सावधान होते चले जा रहे हैं। खान पान के साथ हम टाइम मैनेजमेंट को लेकर हम अपने टाइम को भी नहीं वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम जब वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ की बातों में, डिस्ट्रैक्शंस में भी मन नहीं लग रहा है। अब क्रिएटिविटी बढ़ गई है जीवन में, लर्निंग एबिलिटी बढ़ गई है, स्किल्स को डेवलप करने की जो एक वृत्ति है, चाहे जो स्किल है मेरे पास उसको मैं और लोगों को भी बताऊं, एक क्रिएटिव तरीके से टाइम को स्पेंड करना, टाइम को लगाना अपने, जिसको गुरुदेव ने एक तरह से कहा है समय दान, है ना। चाहे आपके पास किसी भी तरह की प्रतिभा है, किसी भी तरह का आपको टैलेंट है, तो आप सही तरीके से उस समय दान के द्वारा उसका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सही लोगों के बीच में। तो धीरे धीरे एक लेवल पर भी अगर हम डिसिप्लिन होते चले जाते हैं तो ये एक सही सोच हमें अन्य डायमेंशंस को भी हमारे डिसिप्लिन करती चली जाती है। गुरुदेव बता रहे हैं आज्ञा चक्र की संगति इसे शरीर शास्त्री ऑप्टिक कियाज्मा, पिट्यूटरी एवं पीनियल ग्रंथियों के साथ मिलाते हैं, है ना। ग्रंथियां, ग्लैंड्स जो आज्ञा चक्र के साथ संबंधित हैं, पिट्यूटरी और पीनियल है। यह ग्रंथियां भूमध्य भाग की सीध में थोड़ी गहराई में है। ठीक वहीं जहाँ पे आज्ञा चक्र का स्थान बताया जाता है, ठीक उसी में आगे की और ब्रेन के और डीप लेवल पर अगर नीचे उतरे हम, उसी सीध में, आईब्रोज के ही मिड के सीध में, भूमध्य भाग के सीध में ही हम ब्रेन के अंदर गहरे अंदर जाएं तो वहाँ पर इन ग्लैंड्स की एग्जिस्टेंस है। ये ग्रंथियाँ उसी की गहराई में स्थित हैं। इनसे स्रवित होने वाले हार्मोन्स समस्त शरीर के अति महत्वपूर्ण मर्म स्थलों को प्रभावित करते हैं। इनसे जो सिक्रीट होता है जूसेस, हार्मोन्स, उससे क्या है, उसका जो प्रभाव है वो हमारे मर्म स्थलों पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्म पॉइंट्स होते हैं, जो कि हमने आसन प्राणायाम के चैप्टर में पढ़ा था।
ये कुछ बहुत मेजर मर्म पॉइंट्स हैं जो कि हर एक चक्र के साथ संबंधित हैं। तो इन चक्र में से जब भी ग्लैंड्स या हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं तो इसका इन स्थानों पर प्रभाव पड़ता है। अन्य ग्रंथियों के स्रावों पर भी नियंत्रण करते हैं। ये पीनियल और पिट्यूटरी एक तरह से मास्टर ग्लैंड्स के रूप में इनको देखा जाता है और इनका प्रॉपर सिक्रीशन अन्य ग्लैंड्स को भी हेल्दी और कंट्रोल करता है। इनकी विकसित एवं अविकसित स्थिति का पूरे व्यक्तित्व पर भला और बुरा प्रभाव पड़ता है ना। इन ग्रंथियों का प्रभाव, जो कि साइंस भी इस चीज़ को पूरी तरह से मानता है, लेकिन अगर देखा जाए जितना इनके ऊपर अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको रेक्टिफाई करने में हमारा स्पिरिचुअल जो साइंस है वो जितना कारगर हुआ है, अभी वो मेडिकल साइंस के हाथ में नहीं आई है बात कि ग्लैंड्स के लेवल पर, हार्मोन्स के प्रॉपर सिक्रेशन के लेवल पर कहीं कोई डिस्टर्बेंस आती है तो अभी उसका प्रॉपर पूरा इलाज अभी भी मेडिकल साइंस को नहीं मिला है। लेकिन गुरुदेव इस बात का दावा करते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान बताया है, सूर्य का ध्यान का संबंध पूरी तरह से इन ग्लैंड्स के प्रॉपर हार्मोन सिक्रीशन के साथ संबंधित हैं। और आध्यात्म की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें ध्यान आता है, जिसमें जप साधना आती है, जिसमें तन्मात्राओं की साधना आती है, या जिसमें त्राटक जैसी चीज़ें हैं। इन सब का इम्पैक्ट हमारे इन ग्लैंड्स के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर पड़ता है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा कोई उपाय अभी हाथ नहीं लगा है कि इन ग्रंथियों की स्थिति को संभाला, सुधारा या विकसित किया जा सके। यदि वैसा उपाय हाथ लगा होता तो सचमुच ही मनुष्य की अपने हाथों अपना व्यक्तित्व, भाग्य और भविष्य बनाने की कुंजी हाथ लग गई होती। इन हार्मोन्स का इतना ज़बरदस्त रोल प्ले होता है एक मनुष्य के व्यक्तित्व को सुधारने या बिगाड़ने में। गुरुदेव कह रहे हैं आज अभी साइंस के पास या भौतिक विज्ञान के पास ये विद्या नहीं अर्जित की है जहाँ पर इसमें चेंजेस लाया जा सके, इसमें किसी भी तरह की कमी को दूर किया जा सके। आत्मविद्या के विज्ञानवेत्ता, जिनको कि सूक्ष्मदर्शी योगी जन कहा जाता है, उन्होंने मस्तिष्क की ही नहीं शरीर के किसी भी अवयव पर, मन संस्थान के किसी भी केंद्र पर प्रभाव डाला जा सकता है और उसमें अभिष्ट परिवर्तन लाया जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी योगी जन, ऋषि मुनि, जिन्होंने अपने लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके इस चीज़ को जाना है कि इन मन संस्थान के किसी भी केंद्र पर प्रभाव डाला जा सकता है, उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। यह कार्य केंद्रित संकल्प शक्ति के प्रयोग एवं प्रहार की क्षमता उपलब्ध होने से सरल एवं संभव हो सकती है। क्या कह रहे हैं? अगर मन में संकल्प जागे, उस तरह की भावनाओं की तीव्रता को अगर हम एकाग्र कर सकें और उस शक्ति का प्रयोग एक प्रहार करने के रूप में अगर किया जा सके तो ये क्षमता उपलब्ध की जा सकती है कि ग्लैंड्स या हार्मोन्स के लेवल पर चेंजेस लाए जा सकते हैं। इस प्रकार के नियंत्रण एवं प्रयोग की क्षमता ध्यान योग के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान क्यों? ध्यान इसीलिए कि उसमें हम संकल्प को जोड़ते हैं, उसमें हम विचारों की एक सघन शक्ति को एक तरफ पूरी तरह से फोकस करके उसके ऊपर अटैक किया जाता है, उस थॉट प्रोसेस के ऊपर, और इस विश्वास के साथ कि ऐसा कुछ मेरे बॉडी के अंदर हो रहा है, ऐसी चेंजेस मेरी बॉडी के अंदर हो रही हैं। मतलब प्रेजेंट में ऐसा होता हुआ फील करने में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि उसका इम्पैक्ट हमारे ग्लैंड्स के ऊपर होना शुरू हो जाते हैं कि हमारा विश्वास कितना है, उस क्रिया के माध्यम से उस तरह की चेंजेस हम अपने अंतर मन में, अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं। तो ध्यान इज़ वन ऑफ द टूल, है ना। गुरुदेव बता रहे हैं कि इस प्रकार के नियंत्रण प्रयोग की क्षमता ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बिखरी विचार शक्ति फैली हुई भाप, धूप या बारूद की तरह है। बिखराव की स्थिति में इन तीनों ही वस्तुओं का प्रभाव नगण्य होता है। इसीलिए तनिक सी बारूद कारतूस में केंद्रित होकर और बंदूक की नली द्वारा विशेष दिशा
की ओर फेंकी जा सकती है और वज्रपात जैसा प्रहार कर सकती है। ध्यान योग द्वारा विचार शक्ति को केंद्रित करके जब किसी लक्ष्य विशेष पर प्रयुक्त किया जाता है तो उसके परिणाम भी वैसे ही होते हैं जैसे ध्यान योग के महात्म्य में अध्यात्म शास्त्रवेत्ताओं ने विस्तार पूर्वक बताए हैं। एकाग्रता की शक्ति और विचारों में अगर को एकाग्र कर लिया जाए तो कोई भी चेंजेस लाना अपने व्यक्तित्व में पूरी तरह से पॉसिबल है। यहाँ पर ध्यान का जो विज्ञान है इसी चीज़ पर आधारित है। गुरुदेव जो सुबह का ध्यान करवाते हैं, जो गाइडेड मेडिटेशन है गुरुदेव का सुबह का, 3 शरीर का ध्यान ले लीजिए या 5 शरीर का ध्यान ले लीजिए, उन दोनों में ही गुरुदेव का ये फोकस रहता है कि उनके निर्देश के अनुसार अकॉर्डिंग हमारा मनोभाव बनता चला जाए और वो मनोभाव इतना पावरफुल हो जाता है दैवीय शक्ति के संरक्षण में कि उस तरह का इम्पैक्ट हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर और फाइनली हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ना आरंभ हो जाता है। ध्यान योग की सहायता से केंद्रीकृत संकल्प शक्ति को अपने शरीर में किसी भी अवयव पर प्रयुक्त करके उसकी दुर्बलता एवं रुग्णता का निराकरण किया जा सकता है। उसे अधिक बलिष्ठ एवं सक्षम बनाया जा सकता है। मनोमय कोश के क्षेत्र में ध्यान धारणा का प्रयोग करके समूचे मस्तिष्क क्षेत्र को बुद्धिमत्ता एवं प्रखरता उसकी विकसित की जा सकती है ना। ध्यान के पीछे ब्रेन के लेवल पर उसकी क्षमता को, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के प्रैक्टिस के तौर पर ध्यान एक बहुत ही सक्षम टूल हम सबको दिया गया है। मनोमय कोश पूरी विचार सत्ता का क्षेत्र है। इसमें चेतन, अचेतन एवं उच्च चेतन की तीनों ही परतें समाविष्ट हैं। विचार शक्ति का केंद्र यूँ तो मस्तिष्क को ही माना गया है, पर वस्तुतः वह शरीर के प्रत्येक क्षेत्र में फैली हुई है। मस्तिष्क अपने प्रेरणा से उसे ही उत्तेजित करता और विभिन्न प्रकार के काम लेता है। इसका पूरा मनोमय कोश का संबंध जो है, वैसे तो बेसिक लेवल पर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड से उसका संबंध है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अगर देखा जाए तो शरीर का एक एक कण इसके शक्ति से पूरी तरह से भरा हुआ है। इसका जो अस्तित्व है पूरे शरीर में फैला हुआ है। मस्तिष्क अपनी प्रेरणा से उन सभी क्रियाओं को करता चला जाता है। मस्तिष्कीय प्रेरणा और अवयवों में फैली चेतना के बीच जब उपयुक्त तालमेल होता है तो पारस्परिक सहयोग से मस्तिष्क की इच्छा आकांक्षा को अवयवों का अंतराल सहज ही पूरा करने लगता है और मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति का बहुत बड़ा आधार बन जाता है। किंतु यदि असामंजस्य और असहयोग रहा तो इच्छा उठते और आकांक्षा रहते हुए भी अवयवों का सहयोग नहीं मिल पाता है। अपना ही शरीर अपने काबू में न होने की कठिनाई हर किसी के सामने आती है। दूसरे कहना ना माने या बात समझ में आती है, पर अपना शरीर, अपना मस्तिष्क ही अपने वशवर्ती ना हो, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। इस विडंबना का कारण पारस्परिक तालमेल का अभाव है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बॉडी के लेवल पर और माइंड के लेवल पर जो तालमेल होनी चाहिए अगर वो है तो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन यही अगर तालमेल बिगड़ जाए तो हम चाह के भी, हमारे मन में विचार उठ तो रहे हैं लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है, या ब्रेन पूरी तरह से उस लेवल पर विचारना, उस लेवल का निर्णय, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर उस तरह की कैपेबिलिटीज़ नहीं डेवलप पूरी तरह से हो रही है, तो वो काम जो है, वो जो कल्पना है वो अधूरी रह जाती है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि अन्नमय कोश का शरीर बल, प्राणमय कोश का प्रतिभा बल जीवन को सुखी समुन्नत बनाने में कितना सहायक सिद्ध होता है, इसे सभी जानते हैं। परंतु मनोमय कोश को परिष्कृत करके प्राप्त किए जाने वाले उच्च स्तरीय मनोबल का प्रभाव और भी अधिक है। जैसे जैसे हम कोशों में आगे बढ़ते चले जाते हैं, एनर्जी का जो स्तर है वो भी बहुत हाई होता चला जा रहा है। शरीर के बल पर हम एक सुदृढ़ शरीर को पाने की, जिसमें सामर्थ्य है देर तक काम करने की, जिसमें सामर्थ्य है हार्डवर्क करने की,
जिसकी एफिशिएंसी बढ़ी हुई है, उस लेवल पर हम फिर खाना खाना, घूमना फिरना, कपड़े पहनना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में और भी बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करना हम पॉसिबल हो पाता है हमारे जीवन में। और उसी लेवल पर जब हम प्राण के लेवल पर प्राणमय कोश की बात करते हैं तो उसकी पहुंच और बढ़ी चढ़ी है, जहां हम संकल्प को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, जहां हमने जो सोचा है हमारे अंदर जीवटता बनी रहती है, संकल्प बल बढ़ा रहता है, आत्मबल का बहुत ही बढ़ा चढ़ा एक एग्जिस्टेंस को हम महसूस करते हैं अगर हमारा प्राणमय कोश पूरी तरह से सबल है। और नेक्स्ट लेवल पर जाने की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि और सूक्ष्म स्तर पर अगर जाना चाहें, जिसका प्रभाव बॉडी से कई गुना बढ़कर, प्राण से भी कई गुना बढ़कर है, जिसकी पहुंच बहुत उच्च स्तरीय है, जिसकी उपलब्धियां बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही विराट तक फैली हुई हैं, वो है मनोमय कोश। और मनोमय कोश को एज बोलेंगे एक तरह का ब्रिज का काम करता है ये कोश। ये नीचे के 2 कोशों को और ऊपर के 2 कोशों को आपस में बहुत गहराई से जोड़ता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ प्राण का कॉम्बिनेशन और आगे के कोश में विज्ञानमय और आनंदमय कोश, इन दोनों की कड़ियों को जहाँ हम स्वयं की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं। विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, किस चीज़ को, अपने स्व के एग्जिस्टेंस को, है ना, स्व के आकार को, अहम के आकार को, अपने सही ईगो को एक्सपीरियंस करना, सेल्फ रियलाइजेशन की बात जहाँ आती है। और उससे भी आगे बढ़कर जहाँ आनंदमय कोश है, जहाँ पर ना कोई सेल्फ है ना कोई दूसरा है, वहाँ पर एकात्मता को, जो ईश्वर के साथ एक होने की अनुभूति है, उस हाईएस्ट लेवल के एक्सपीरियंस तक जाने के लिए भी मनोमय कोश का सुदृढ़ हो जाना बहुत ज़रूरी है। ये एक ब्रिज है जो दोनों ही चारों कोशों को आपस में जोड़ता है, नीचे के अन्नमय और प्राणमय और ऊपर के विज्ञान और आनंदमय कोश के ब्रिज के रूप में बीच में स्थित है मनोमय कोश। और ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है किसी भी साधक के जीवन की। अगर इसके ऊपर ध्यान, अगर हम जानना चाहें कि हमारी स्थिति मनोमय कोश की किस तरह की है, तो बहुत इजी है इसको जानना। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें ऊपर के लेवल पर कितनी सारी चीज़ें चाहिए अपने आप को शांत और स्थिर रखने के लिए। क्या हम बिना कुछ किए, क्या हम बिना किसी गैजेट्स के सहारे के, क्या हम बिना किसी बाहर के आने वाले इंटरटेनमेंट के सहारे के हम आराम से शांत होकर बैठ सकते हैं? क्या हमारा मन शांत रहता है इन सब चीज़ों के बिना? क्या हम खाली होकर बैठना जानते हैं? कितनी देर हम बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, बिना गप किए, बिना किसी और ऊपर से अपने आप को इंगेज रखने के, हम कितनी देर तक बैठ पाते हैं? अगर हमारे पास समय है तो उस समय को, जहाँ हम पूरी तरह से फ्री हैं, हमने सब चीज़ें कर ली हैं, काम कर लिया है और अभी करने को कुछ नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हम 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठने की वृत्ति बढ़ी है? क्या हम अपनी ब्रीदिंग को देखने के प्रैक्टिस में हम आगे बढ़ पाए हैं? उस लेवल पर हम जान सकते हैं कि हमारे मनोमय कोश की स्थिति क्या है। हम कभी भी विचारों के लेवल पर खाली तो नहीं हुआ जा सकता। गुरुदेव कहते हैं विचार कभी भी नहीं रुकते हैं। हाँ, इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अलाइन किया जा सकता है। क्या इसको एक हमने दिशा दी है? क्या हमारे सोचने का ढर्रा एक दिशा में है, अलाइंड है, एक तरह से जिसको बोलेंगे एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, एक तरह के फ्लो में ये सोचता है क्या, या डिस्ट्रैक्टेड रहता है, या एक एक सेकंड में इसका थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है? तो हमारी स्थिति, हम जितने डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, जितने बिखरे हुए रहेंगे, जितने हमें ऊपर के लेवल पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है अपने आप को शांत और अपने आप को एंटरटेन करने की, उतना ही वीक है हमारा मनोमय कोश अभी। तो आगे के क्रम में गुरुदेव बता रहे हैं कि इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, इसके ऊपर काम कैसे किया जाए। तो एक बहुत ही बेसिक लेवल पर गुरुदेव ने बताई है ध्यान। ध्यान के भी बहुत ही सुंदर 2-3 तरीके यहाँ पर गुरुदेव ने लिख दिए हैं। अगर अपने मन से कुछ हम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं कि कैसे किया जाए ध्यान, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ तरीके हैं जो वो लिख दे रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं
नंबर 1, एकांत स्थान में स्थिर होकर बैठ जाइए। ध्यान कीजिए कि निखिल नील आकाश में और कोई वस्तु नहीं है। पूरे नीले आकाश को इमेजिन करना है। मैं पढ़ती जा रही हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप बैठे हुए हैं या लेटे भी हुए हैं तो इसको करने का प्रैक्टिस करें मेरे बोलने के साथ साथ। क्या ध्यान करना है? शिथिल हो जाना है। पहले तो बॉडी को एक वस्तु की तरह छोड़ दीजिए, डिटैच हो जाइए। बॉडी के साथ किसी भी लेवल पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर, किसी भी लेवल पर कोई थॉट ना रहे। और उससे अलग होने के बाद क्या ध्यान करना है कि ये एक बहुत ही वृहद, एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही मैसिव, है ना, आकार की को इमेजिन कर रहा है नीले आकाश के। और वहाँ पे किसी और वस्तु को नहीं देखना है, केवल एक स्वर्णिम वर्ण का सूर्य पूर्व दिशा की ओर चमक रहा है। वहाँ पे एक कोने में चमकीली सी वस्तु को चमकते हुए, सूर्य के एक छोटे से रूप को चमकते हुए देख सकते हैं। उस सूर्य को ध्यानावस्था में विशेष मनोयोगपूर्ण देखिए, जिसके बीच में हंस पर आरूढ़ माँ गायत्री की धुंधली सी छवि है। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं गायत्री साधक जो हैं, या जो दूसरे इष्ट को, अपने किसी भी बहुत ही मन को प्रिय लगने वाले गुरु का स्वरूप या इष्ट का स्वरूप आप उसके मध्य में देखने का प्रयास करें। और धीरे धीरे गुरुदेव कह रहे हैं, ये धीरे धीरे करने से अभ्यास में ये जो छवि हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे गुरु का हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के स्वरूप को देखने का प्रयास करें, माँ गायत्री के हंस पर आरूढ़ जो स्वरूप है उसको देखने का प्रयास करें, उस लेवल पर हम अपने आप को एकाग्र करें और देखें कि धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस, एक ही तरह की प्रैक्टिस हम करेंगे तो ये जो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं छवि को, ये धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। दूसरा एक बहुत ही सिंपल ध्यान गुरुदेव बता रहे हैं। भावना कीजिए कि गायत्री सूर्य की स्वर्णिम किरणें मेरे समस्त शरीर पर पड़ रही हैं और वे रोमकूपों में होकर प्रवेश करती हुई उसकी आभा मेरे देह के समस्त स्थूल सूक्ष्म अंगों को अपने प्रकाश से पूरित कर रही है। ये भी एक प्रैक्टिस है, बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है, जिसमें हमें ये देखना है कि किस तरह से हम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लेटे हुए हैं और हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही जिसको स्वर्णिम किरणों की वर्षा हो जानी वैसी हो रही है और हमारा रोम रोम प्रकाश से भरता चला जा रहा है और पूरी तरह से हमारे स्थूल बॉडी का और सूक्ष्म बॉडी के जो अंग हैं, जहाँ पर ग्रंथियाँ आती हैं, चक्र आते हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से प्रकाश से ओतप्रोत हो रही हैं। तो इस तरह से गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर ध्यान बताया। एक और ध्यान मैं पढ़ रही हूँ। शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, आराम कुर्सी या दीवार का सहारा लेकर बैठ जाएं। भावना कीजिए कि सुंदर आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर अवस्थित ध्रुव तारे से निकलकर एक नील शुभ्र किरण सुधा धारा की तरह अपनी ओर चली आ रही है और अपने मस्तिष्क का या हृदय में ऋतंभरा बुद्धि के रूप में तरन तारिणी प्रज्ञा के रूप में वो प्रवेश कर रही है। क्या देखना है कि आप बिल्कुल शांत एकांत किसी स्थान में बैठे हुए हैं और सामने नीले आकाश में ध्रुव तारा जैसी चीज़ चमक रही है, जिसमें से नीला वर्ण जो है, नीले रंग का प्रकाश की जो धारा है वो बड़े सुंदर तरीके से आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में प्रवेश करता चला जा रहा है, जो कि आपके ऋतंभरा का, आपके इंटेलिजेंस का, आपकी प्रज्ञा का जागरण करता चला जा रहा है और उस परम दिव्य, परम प्रेरक शक्ति को पाकर अपने हृदय में और मस्तिष्क में सद्विचार और सद्भावों को आप महसूस करें। ऐसा महसूस करने को कुछ एक आध और है, मैं पढ़ देती हूँ। हृदय स्थान के निकट सूर्य चक्र में सूर्य जैसे छोटे प्रकाश का ध्यान कीजिए। हृदय स्थान के निकट, है ना, सूर्य चक्र में छोटे से प्रकाश का ध्यान, यह आत्मा का प्रकाश है। इसमें माता की शक्ति मिली हुई है और प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। इस बढ़े हुए प्रकाश में आत्मा के वस्तु स्वरूप की झांकी हो रही है। आत्म साक्षात का केंद्र
यह सूर्य चक्र ही है। स्वयं के आत्मा के स्वरूप का ध्यान हृदय चक्र में, हृदय के बीचों बीच ज्योति पुंज के रूप में उसको देखने का प्रयास करना, और स्वयं की एग्जिस्टेंस की समझ इस तरह से मेरे अंदर डेवलप हो रही है कि मैं हूँ, ये मेरी स्थिति है, ये मेरा स्वरूप है, मेरा वास्तविक स्वरूप ये है। तो ऐसे अपने आप को रियलाइज करवाना एक बहुत ही सुंदर ध्यान के रूप में। आगे गुरुदेव त्राटक बता रहे हैं, जिसको हम लोग सबने पढ़ा है, अंतः त्राटक, जिसको कि ध्यान कहा जा सकता है, बाह्य त्राटक, जिसमें हम कैंडल या दीपक जलाकर फोकस कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी देर देखना है दीपक को, फिर आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करना है आज्ञा चक्र में और उसके प्रकाश को फैलता हुआ देखना है। तो ये बाह्य त्राटक। अंतर त्राटक में हम जो ध्यान कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। जैसे दोपहर को ज्योति अवतरण की साधना होती है, वंदनीय माता जी गायत्री मंत्र का उच्चारण करती है और कहती है कि ये विश्व ब्रह्मांड में फैले हुए प्रकाश को इस ज्योति रूप में देखते हुए अपनी खुद की स्थिति को उसमें देखना है कि हमारे मूल स्वरूप को मैं देख रही हूँ। अपने ही स्वरूप को देखने का, अपने आप को आत्मसात करने का भाव करते हुए वो त्राटक किया जाता है। तो ये त्राटक बहुत ही मन को, विचारों को एक करने वाली। अब इसके साथ साथ मैंने जो ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करने का मेडिटेशन बताया था, वो भी बहुत पावरफुल है, जहाँ हम इनहेल एक्सेल करने के साथ भावनाओं को जोड़ देते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट को देखने का प्रयास करते हैं। अगर इस देखने में हमारे कुछ और विचार चलते रहेंगे तो फिर वो पूरी तरह से कारगर नहीं होगा। इसीलिए किसी एक थॉट को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे ब्रीद इन करते हुए, इनहेल करते हुए हम ये कहें, मान लीजिए बॉडी के किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो ब्रीद इन करते हुए मेरा जैसे लीवर या हार्ट या कोई और किडनी, तो ब्रीद इन करते हुए कि मेरा किडनी पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, ब्रीद आउट करते हुए मेरी किडनी पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है। तो इस तरह से अपने आप को किसी एक थॉट में बांध के उसको ब्रीदिंग के साथ जोड़कर जब हम करते हैं तो मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल ध्यान की प्रक्रिया है। ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग बहुत इजीली हेल्प कर देती है फोकस्ड होने में। ऐसे कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ब्रीदिंग के साथ जब हम किसी प्रोसेस को जोड़ देते हैं तो वो ईजी हो जाता है, एफर्टलेस हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और ये आदत बन जाती है। फिर हम कुछ भी करते हुए ब्रीदिंग के साथ अपने आप को जोड़कर बहुत ही अपने आप को काम रख सकते हैं, अपने आप को शांत रख सकते हैं। अभी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, पुरानी किसी बातों को लेकर हम मन ही मन बहस करते रहते हैं, मन ही मन हम लड़ते रहते हैं, मन ही मन हम बेकार में डिस्टर्ब होते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी क्या स्थिति चल रही है। बैक ऑफ द माइंड चलता ही रहेगा वो डायलॉग, वो पूरी तरह से एक स्टोरी टेलिंग अपने आप के साथ करते ही रहते हैं। लेकिन इसको एकदम से ब्रेक करना, और इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका है अपनी ब्रीदिंग को देखना और उस ब्रीदिंग के साथ कुछ ऐसे क्रिएटिव, ऐसे अच्छे थॉट, ऐसे सुंदर थॉट जो हमारे मन को एक तरह से बांध दे, उस थॉट के साथ उस ब्रीदिंग को जोड़कर हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। और ये मनोमय कोश की बहुत ही जबरदस्त साधना है, जो कि जिसका संबंध प्राणमय के साथ भी है, क्योंकि प्राण का आने जाने के साथ हमने इसको जोड़ दिया। तो इसमें दोनों ही प्रैक्टिस शुरू हो गई हैं। एक तो डीप ब्रीदिंग, जो कि प्राणायाम का पूरा फंक्शन हमारा चलता चला जाएगा, साथ ही साथ ध्यान, जहाँ पर हमारे विचार इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, विचार एकाग्र हैं, विचार फोकस्ड है, अलाइंड है, एक उद्देश्य के साथ जुड़कर होते चले जा रहे हैं। तो बहुत पावर आ जाती है उस तरह के थॉट में। तो मनोमय कोश और कुछ नहीं, हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा कैसे करें कि हम एक थॉट के लेवल पर अलाइन होते चले जाएं। गुरुदेव कह रहे हैं थॉटलेस हुआ ही नहीं जा सकता, ऐसा कोई क्रिया ही नहीं है जिससे थॉटलेस वाली स्थिति आए। एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर जाकर, जहाँ पर हम समाधि की बात सुनते हैं या समाधिस्थ हो जाने वाली स्थिति जो होती है, हो सकता है उस स्थिति में थॉटलेसनेस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन अभी मनोमय कोश में जहाँ ध्यान की बात, त्राटक की बात हो रही है, जप की बात हो रही है, उसमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन रखते हुए उस क्रिया को करते चले जाना है।
जब ध्यान करें, जब त्राटक करें, जब जप करें, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हो सकता है इनिशियली मन ना लगे, लेकिन उस मन को लगाने के लिए एटलीस्ट एक दिशा दे दो मन को। जैसे जप कर रहे हैं, सामने गुरु की फोटो है या गायत्री माँ की फोटो है, तो गायत्री माँ की फोटो में ही खो जाने का प्रयास करें। अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी चंचलता को, अपने देखने, समझने, सोचने की पूरी एफिशिएंसी को उस फोटो में ही लगा दें कि भाई माता के श्रृंगार को देख रहे हैं, उनके वस्त्रों को देख रहे हैं, उनके हाथों को देख रहे हैं, उनके हाथों में अलग अलग जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनको देख रहे हैं। उनसे रिलेटेड थॉट या और ज़्यादा अच्छी स्थिति है तो गुरु के प्रति भक्ति भाव वाले विचार या माँ के प्रति भक्ति भाव वाले विचार, उस तरह के विचार उठे, उनके साथ आपका कुछ एक तरह से वार्तालाप, कन्वर्सेशन शुरू हो जाए। तो क्या है कि थॉट का जो एक स्टैंडर्ड है वो एक जैसा बना हुआ है, टेक्सचर जो है वो एक जैसा बना हुआ है ना, फ्लो जो है एक दिशा में है, तो वो बहुत पावरफुल होती चली जाती है। और आगे चलते हुए वो स्थिति आ जाएगी कि फिर अगर आपने एक पॉइंट को सोचना है तो बस उसी के अलावा और कोई थॉट ही नहीं है। जैसे प्रकाश का ध्यान है तो फिर आप उस प्रकाश कणों को ही आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो, फिर आपको मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस थॉट के लेवल पर नहीं चाहिए। फिर वो प्रकाश के होने की अनुभूति ही आपको एक्सपीरियंस देने लग जाता है, जिसको कहते हैं विज्ञानमय कोश में एंट्री, जहाँ पर हम एक्सपीरियंस करते हैं उस प्रकाश की गर्माहट को भी महसूस करने लग जाता है शरीर, उस प्रकाश के वाइब्रेशंस को भी महसूस करने लग जाता है, उस तरह के एक्सपीरियंस भी बहुत डिफरेंट होने लग जाते हैं, जो कि बियॉन्ड आर ब्रेन, बियॉन्ड आर थॉट है। फिर वहाँ पर मन और बुद्धि शांत होकर किसी एक चीज़ को होते देख रही है। यहीं पर विज्ञानमय कोश की शुरुआत है। लेकिन इससे पहले मनोमय कोश, जहाँ मन को एकाग्र करने की बात की जा रही है, पैटर्न्स को डेवलप करने की बात की जा रही है, पैटर्न्स को, पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर देने की बात कर दी जा रही है, थॉट के लेवल पर, बॉडी के लेवल पर, इमोशंस के लेवल पर, हर लेवल पर हम अपने आप को किस तरह से इंगेज रखें। इंगेजमेंट, एक क्रिएटिव इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम स्पिरिचुअली भी नहीं एनलाइटन होने में इंटरेस्टेड हैं, तो भी अगर हम वर्ल्डली लेवल पर भी अचीवमेंट्स चाहते हैं, बड़े से बड़ा अचीवमेंट, तो एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका मन एक काम में देर तक लगा रहे। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, किसी भी दिशा में फिर आगे बढ़ा जा सकता है, चाहे वो वर्ल्डली लेवल पर आगे बढ़े या अध्यात्म के लेवल पर आगे बढ़ते चले जाएं। तो मनोमय कोश इज एंटायरली अबाउट थॉट को एकाग्र करना, फोकस्ड होकर अपनी पूरी एनर्जी को एक दिशा में लगाने की क्षमता का विकास मनोमय कोश है। इसमें आगे चलकर गुरुदेव तन्मात्रा की साधना भी बता रहे हैं। तन्मात्रा की साधना में हम सब ने पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने शब्द साधना, मतलब कानों के द्वारा, कानों की तन्मात्रा शब्द है ना। तो अब अलग अलग इंद्रियों को के ऊपर हम फोकस करके किस तरह से उसकी सूक्ष्म शक्ति का जागरण कर सकें। अब कानों के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी एक म्यूज़िक को बार बार सुनना, फिर उसको बंद करके हम उसको विजुअल सुनने का प्रयास करें, बिना उसके हुए, फिजिकली उसके एग्जिस्टेंस के बिना ही हम उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तन्मात्राओं को जागृत करता है, सूक्ष्म, उस इंद्रिय की सूक्ष्म शक्ति को जागृत करता है, जिसे कि तन्मात्रा कहते हैं। तो शब्द साधना है ना। फिर रूप साधना, रूप साधना आंखों के द्वारा किया जाता है। किसी एक चीज़ को देख रहे हैं, फिर आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। रस साधना, टंग, किसी चीज़ को टेस्ट किया, फिर उसको हटाकर उस टेस्ट को मेमोरी में डालने का प्रयास कर रहे हैं, मेमोरी के साथ अटैच है ये सारा प्रोसेस। उसको इस तरह से इतनी गहराई से महसूस करना कि उसके बिना वही एक्सपीरियंस हो रहा है, सोचने मात्र से ही। गंध साधना, नाकों को, नाक के तन्मात्रा को जागृत करने की साधना है। नासिका में किसी भी चीज़ को पास में लाकर खुशबू लें, फिर उसको हटाएं, फिर उसको याद करने का प्रयास करें, उस खुशबू को मेमोराइज करने का प्रयास करें। और उसी प्रकार से स्पर्श, और इन सभी साधनाओं के साथ सिद्धियां जुड़ी हुई हैं। इन साधनाओं के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सिद्धियां हैं, एक से एक बढ़कर सिद्धियां जुड़ी हुई, जो अपने आप ही
इन सब का दरवाज़ा खुलने लग जाता है, मार्ग प्रशस्त होने लग जाता है कि ये बड़ी ज़बरदस्त क्रिएशन है भगवान की। बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि किसी भी एक चीज़ पे अगर फोकस किया जाता है तो उसमें छुपी हुई जो खजाने हैं वो अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं, टैलेंट्स हैं अपने आप उभरने शुरू हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कई बार। और हर एक तन्मात्राओं की साधना के साथ सिद्धियां जुड़ी हुई हैं। तो ये जो इंद्रिय है ये एक तरह से एक बहुत बड़ा द्वार है आध्यात्म के में प्रवेश करने का, और बहुत जबरदस्त अनुदान वरदानों का एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है साधक के जीवन में। स्पर्श साधना, जहाँ पर हम स्किन टच के द्वारा हम किसी अनुभूति को अपने में प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, और इसको प्रैक्टिस करते रहने पर हमारी तितीक्षा बढ़ती है। जैसे मान लीजिए हमने खूब प्रैक्टिस किया कि भाई गर्मियों में बैठकर हम इमेजिन कर लें कि ठंड है, और उस इमेजिनेशन से ही हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता चला जा रहा है। तो ये क्या है कि हमारी तितीक्षा को भी बढ़ा देता है, और मन संकल्पवान हो जाता है कि विचारों के से ही वो अपने लिए सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दे रहा है कि अभी बहुत सर्दी है, लेकिन विचारों में ऐसी दृढ़ता आ गई है कि उसको ठंड उसकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं ला पा रहा है, क्योंकि वो तन्मात्रा की साधना, स्पर्श साधना से उसने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली है कि मेरी बॉडी में सफिशिएंट गर्मी बनी हुई है, गर्माहट को वो पूरी तरह से महसूस करने लग जाता है और पसीने पसीने हो जाता है। इस तरह की साधनाएं, इस तरह की सिद्धियां हैं जिसके बेस्ड पर ठंडी से ठंडी जगहों पर हमने देखा है कई सारे जो लामाज होते हैं, जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, ध्यान के माध्यम से ही अपने आप को प्रिजर्व रखते हैं पूरी तरह से मौसम के, सिचुएशन के, सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट। तो ये सारी तन्मात्राओं की साधना के साथ सिद्धियां जुड़ी हुई हैं, और ये सबका बेस विचारों को एकाग्र कर देने की शक्ति को हस्तगत कर लेना, मनोमय कोश की साधना है ना। तो हम इसकी एक बहुत ही बेसिक लेवल पर अगर इसको हम समझे तो हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी छोटे से छोटा काम को भी करें तो पूर्ण रूप से फोकस्ड होके करेंगे तो वो शक्ति जो है विचारों के एकाग्र होने की वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और आप देखेंगे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि हम जब फोकस करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो बहुत डीप हो जाती है। तो एक रिवर्स लेवल पर अगर इस चीज़ को लेकर चलें कि अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो हम ब्रीदिंग को डीप करें, अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट को डीप करेंगे तो धीरे धीरे उस काम में भी मन लगने लग जाएगा, उस काम में भी हम फोकस्ड होने लग जाएंगे, हम उस काम को पूरी तरह से एकाग्र होकर करेंगे। रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाएंगे, फिर खानदान की दूसरी बातों को नहीं याद करेंगे। खाना बना रहे हैं तो पूरी तरह से एक साइंटिस्ट की तरह पूर्ण इन बहुत ही क्रिएटिव भावनाओं के साथ कि ये महाऔषधि के रूप में मैं एक चीज़ बना रही हूँ जिसको खाकर मेरे परिवार का एक एक जन पूर्ण स्वस्थ, मानसिक रूप से स्टेबल, इमोशनली बैलेंस्ड और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ऐसे मनोभाव के साथ खड़े होकर फोकस्ड माइंडसेट के साथ खाना बनाना। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, वाकई पढ़ रहे हैं। टीवी देख रहे हैं तो पैरेलली बैक ऑफ द हेड ये नहीं चल रहा है कि मैं उठ के ये करूँगी, वो करेंगी, ये काम बाकी नहीं, पूरी तरह से उस एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ में, पूरी तरह से जॉयफुल हैं उस मोमेंट में। तो ये प्रैक्टिस जो है ये मनोमय कोश की साधना है। नहा रहे हैं तो पूरी तरह से नहाएंगे, फिर विशिवा जो गुरुदेव ने बताया उसमें जो विद्युत है उसको एब्जॉर्ब करने पे फोकस्ड हों, है ना। तो हर एक चीज़ में 100% इंटेलिजेंस की एबिलिटी आ जाती है मनोमय कोश की साधना से। और इसमें हम जिस लेवल पर अपने आप को डीपली इन्वॉल्व करते चले जाएंगे, विज्ञानमय कोश का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के डायमेंशंस का ओपन होने का एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें और इस तरह की बुद्धि, इस तरह का विवेक हम सबका जागृत हो, इस तरह की इंटेलिजेंस हम सबके अंदर जागृत होती चली जाए, समझ, क्लैरिटी, और उस ओर हमारा प्रयास, हमारा एफर्ट बढ़ता चला जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।